चलिए, साइकोमेट्रिक अप्रोच और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच हम कर रहे थे। अब साइकोमेट्रिक अप्रोच और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में मैंने डिफरेंस बताया था कि ये क्या करता है, एबिलिटीज़ को एग्रीगेट करके कंसीडर किया करता है इंटेलिजेंस। वेयरएज़ जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच होती है, वो बताती है कि हम किस प्रोसेस के थ्रू अपनी मतलब हम इंटेलेक्चुअल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को यूज़ करके अपने कोई भी नॉलेज को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे डिस्क्राइब करती है, एक प्रोसेस के फॉर्म में इंटेलिजेंस को। ये इंटेलिजेंस एक प्रोसेस है जो जिस तरीके से हम अपनी रीजनिंग और सॉल्विंग यूज़ करते हैं, उसी के प्रोसेस में हम अपनी उन इंटेलेक्चुअल सॉल्व मतलब कोई भी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। ठीक है, हम इसमें एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिंगल इंडेक्स। सिंगल इंडेक्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि ना सिंगल फॉर्म, हम सिर्फ सिंगल फॉर्म में ही क्या करते हैं, एक इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं। ये हम सब देख चुके हैं फर्स्ट वाली मतलब कल वाली क्लास में। ठीक है, और ये फोकस करता है हाउ पे, मैंने बताया था ये फोकस करता है व्हाट पर, और ये फोकस करता है हमारा हाउ पर। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि क्या है व्हाट, दैट मीन्स ये फोकस करता है कि व्हाट आर दी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस या व्हाट आर दी एबिलिटीज ऑफ द पर्सन। ठीक है, एंड हाउ में ये फोकस करता है कि हाउ एन इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट, कि कैसे एक इंटेलिजेंस पर्सन एक्ट कर रहा है अपनी इंटेलिजेंस को। ठीक है, अब इसमें सारी थियोरीज आ जाती है और इसमें 3 थियोरीज इंक्लूडेड है। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विद यूनी वन फैक्टर थियोरी जो अल्फ्रेड बाइनेट ने दिया था, और वो एक हमारी साइकोमेट्रिक अप्रोच है। तो स्टार्ट करते हैं। In 1905, he was the first psychologist who tried to formalize the concept of mental operations. देखो मैंने आपको बताया नहीं है मेंटल ऑपरेशंस क्या होता है। मेंटल ऑपरेशंस वो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं जिनको हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वो सारे कॉग्निटिव फंक्शंस क्या कहलाते हैं, हमारे मेंटल ऑपरेशंस, विच आर टू बी परफॉर्म बाय यू, है ना, which are to be performed by an individual। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, डिफाइन किया इंटेलिजेंस को, कि इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है टू जज वेल, टू अंडरस्टैंड वेल एंड टू रीजन वेल। तो इन्होंने क्या कहा, इनका मानना ये था कि हम सब पे एक सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटी होता है जिसको हम यूज करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इनका कहना क्या था कि हम सबके पास क्या होता है, एक कॉमन एबिलिटी होती है, एक कॉमन एबिलिटी होती है। ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं कोई भी डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, लेट्स से एक स्टूडेंट है जो अपनी स्टडीज़ में, गेम्स में, डिसीजन मेकिंग में बहुत परफेक्ट है, तो मैं इन सारी एबिलिटीज़ को कंसीडर करके क्या आपको कंसीडर कर रही हूँ कि यू आर इंटेलिजेंट चाइल्ड। ठीक है, तो ये क्या है, कॉमन एबिलिटी जो सबके पास होती है। सबके पास एबिलिटी है एक अच्छा कुछ मतलब काम करने की, सबके पास एबिलिटी है बोलने की, सबके पास एबिलिटी है। तो ये किस पे फोकस करती है, ओनली ऑन जी फैक्टर। किस पे फोकस करती है, जी फैक्टर, मतलब जनरल एबिलिटी पर फोकस करती है कि हर किसी के पास एक जनरल सी एबिलिटी होती है जिसको वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपने डे टू डे इन्वायरमेंट में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है हमारा यूनी और वन फैक्टर, तभी इसका नाम दिया गया यूनी या फिर वन फैक्टर थ्योरी, क्योंकि इसमें क्या इंक्लूडेड है, ओनली ऑन वन फैक्टर विच इज कॉल्ड जी फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है टू फैक्टर थ्योरी। समझ में आ रहा है ना, आवाज आ रही है ना मेरी अच्छे से आज? हाँ हाँ, आ रही है। ओके ओके, नेक्स्ट हम कर रहे हैं जिसमें क्या है, टू फैक्टर थ्योरी, जो चार्ल्स स्पेरमैन की है। चार्ल्स स्पेरमैन जो थे, उन्होंने इन 1927 ये टू फैक्टर थ्योरी प्रपोज करी थी। और इन्होंने कहा, इन्होंने ना मतलब सारी मतलब बहुत से ऐसे एबिलिटीज को देखा, और इन्होंने उस डाटा को कलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। इसलिए इसलिए इन्होंने इस थ्योरी का नाम दिया फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, जब भी ये कोई स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करते थे इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करने में, उसको इन्होंने नाम दिया था फैक्टर एनालिसिस, क्योंकि हर एक फैक्टर्स को एनालाइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने टू फैक्टर्स में कंसिस्ट किया, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर वो फैक्टर होता है विच आर प्राइमरी, ठीक है, विच आर कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंसेस। ठीक है, ये हमारे ऐसे मेंटल ऑपरेशंस होते हैं जो कॉमन होते हैं, अभी बताया ना मैंने आपको। एंड एस फैक्टर क्या होता है, एक स्पेसिफिक एबिलिटी जो अलाउ करता है इंडिविजुअल को टू एक्सेल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। मैं बताती हूँ इसका एग्जांपल, बहुत इजी सा एग्जांपल है। हम सबको ड्राइंग आती है, हम आड़ी टेढ़ी कैसे भी क्या कर लेते हैं, बट ड्राइंग कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन एबिलिटी जो सबके पास है। बट कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ स्केच कर पाएंगे, स्केचिंग कर पाते होंगे बहुत परफेक्टली, तो वो उनका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एबिलिटी। ठीक है, और ये जो ड्राइंग है ये क्या हो जाएगी उनकी जनरल एबिलिटी। समझ रहे हो, वैसे ही हर कोई सिंगिंग कर लेता है। ठीक है, मैं बिल्कुल प्रोफेशनल सिंगिंग नहीं कह रही, नॉर्मल सिंगिंग हर कोई कर लेता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जी फैक्टर। ठीक है, वेर इसमें से कुछ ही होंगे जो सिर्फ क्लासिकल सिंगिंग बहुत अच्छी करते होंगे। ठीक है,
तो वो क्या हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक एबिलिटी, क्योंकि उन्होंने एक सिंगिंग वाले डोमेन में बहुत एक्सेल किया हुआ है, सो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ना स्पेसिफिक एबिलिटी से। ठीक है, समझ में आया कि स्पेसिफिक एबिलिटी क्या होती है या जी फैक्टर क्या होता है। हाँ। अब नेक्स्ट आ जाती है थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जो लुइस लियोन थर्स्टन ने बताई थी। और इनका मानना ये था पीएमए थ्योरी में कि इन्होंने पहले तो बात इन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई, जो स्पेरमैन थ्योरी की कहीं ना कहीं फॉलो अप थ्योरी थी, मतलब आगे इन्होंने डिस्क्राइब किया था क्रिटिसाइज करते हुए स्पेरमैन को। ठीक है, इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस 7 होते हैं, मतलब अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ इस पे, फैक्टर इज बिग थिंग। ठीक है, अगर किसी के पास एक फैक्टर है मतलब बहुत सारे उसके अंदर एबिलिटीज कंसिस्ट है, क्या है, बहुत सारी एबिलिटीज कंसिस्ट है। ठीक है, बट यहां इन्होंने कहा कि कितने हैं पीएमए, 7 है, मतलब हर किसी के पास ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राइमरी मतलब कॉमन, और वो मेंटल एबिलिटीज तो होती ही होती है जो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ ईच अदर। दैट मीन्स लेट्स से अलन कृता के पास वर्बल कॉम्प्रीहेंशन वाली स्किल है, ठीक है, तो उसके पास न्यूमेरिकल की भी है, उसके पास, मैं तीन ही को ले रही हूँ पहले, उसके पास वर्ड फ्लुएंसी भी है, बट इन अ वर्बल कॉम्प्रीहेंशन वो बहुत डोमिनेंट है, उसका न्यूमेरिकल थोड़ा सा है लो, एंड वर्ड फ्लुएंसी लेट्स से बहुत लो है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट नहीं होती कि वर्बल होगी तो ही उनके पास न्यूमेरिकल होगी, नो, उनके पास सारी टाइप ऑफ एबिलिटीज है बट इन अ डिफरेंट डिग्री। ठीक है, तो उन्होंने कितनी बताई, 7 बताई। अब एक एक करके सबको पढ़ते हैं। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है, देखो वर्बल कहीं ना कहीं लैंग्वेज से रिलेटेड है, एंड कॉम्प्रीहेंड करना मतलब अंडरस्टैंड करना, तो हम किसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लैंग्वेज को। तो यहाँ पर हम ग्रास्प कर रहे हैं मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कंसेप्ट्स एंड आइडियाज को, और ये एबिलिटी हमारी वर्बल कॉम्प्रीहेंशन होती है। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल, इसको सीक्वेंस में लर्न करना जरूरी नहीं है बट लर्न करना जरूरी है, ये 7 होते हैं। न्यूमेरिकल में क्या आ जाता है, पूरा न्यूमरेसी। ठीक है, न्यूमेरिकल एंड कॉम्प्यूटेशन स्किल्स के अंदर स्पीड होना, एक्यूरेसी होना इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। स्पाशियल कहीं ना कहीं हमें फॉर्म्स या पैटर्न्स को बताता है, और रिलेशंस, उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन, तो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पैटर्न्स या फॉर्म्स को डिस्क्राइब करने वाला स्पाशियल रिलेशन, जिसमें आपके पास 3D या 2D फॉर्म्स को डिस्क्राइब करने में, विजुअलाइज करने में बहुत रिमार्केबल एबिलिटी है ये। परसेप्चुअल स्पीड, परसेप्चुअल, परसेप्चुअल मतलब किसी चीज को परसीव करना। अगर मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी एक वॉलपेपर रख दूं और मैं बोलूं चलो इसका मीनिंग डिस्क्राइब करो, वो क्या कहना चाहता है वो वॉलपेपर, तो आप बहुत इजीली और इजी वे में और बहुत ही स्पीड से आप उसमें बता दोगे मुझे एक डिटेल्स, तो आपके पास क्या है, परसेप्चुअल की, दैट मीन्स आप चीजों को इंटरप्रेट बहुत इजीली करते हो। ठीक है, इसके बाद आता है वर्ड फ्लुएंसी, वर्ड्स मतलब वर्ड्स को ना बहुत अच्छे से यूज करना, फ्लुएंट, फ्लेक्सिबल। एंड लास्ट इज मेमोरी, सेकंड इज मेमोरी। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी में सेव करना। अगर आपके पास मेमोरी पावर बहुत अच्छी है तो आप इजीली अपनी मेमोरी के थ्रू चीजों को रिकॉल कर पाते हो। सेवेंथ इज इंडक्टिव रीजनिंग, देखो मैंने समझो यार इंडक्टिव क्या होता है, जब भी हम किसी रूल्स में से या हम कहते हैं चलो एग्जाम्पल्स टू रूल्स जाना, जब भी हमने बहुत सारे ऐसे अपने सामने एग्जाम्पल्स देखे हैं और फिर उससे एक रूल्स डिराइव करा है, तो वो होता है इंडक्टिव रीजनिंग। लेट्स से जैसे मैंने कहा है कि जिसने गिव अप कर दिया, मैंने देखा है कि सपोज ए पर्सन था, उसने गिव अप कर दिया अपनी लाइफ में, तो वो आगे जाके फेलियर हो गया। ठीक है, मैंने सेकंड पर्सन को देखा, वो भी फेलियर हो गया, तो मैंने एक रूल डिराइव कर दिया कि नेवर गिव अप, बिकॉज गिव अप करोगे तो आगे फेलियर ही दिखाई देगा। तो ये मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल स्टेट करे, बहुत सारे एग्जाम्पल स्टेट करने के बाद, एनालाइज करने के बाद मैंने क्या किया, एक रूल डिराइव किया। तो वो यही लिखा हुआ है कि डिराइव करना एक जनरल सा रूल, किससे, प्रेजेंटेड फैक्ट से। ठीक है, तो ये होता है इंडक्टिव रीजनिंग। इज इट क्लियर, कुछ बोल रहे थे क्या आप। हाँ हाँ। बोलो बोलो। हेलो। हेलो, हाँ। हाँ मैम क्लियर है। ओके, हाँ क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट इज हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। अब इन्होंने यहाँ पर हायरार्की बताते हुए दो लेवल स्टेट किए, अर्थर रॉबर्ट जेंसन ने। लेवल 1 इज एसोसिएटिव, लेवल 2 इज कॉग्निटिव। देखो सुनो, इन एसोसिएटिव लर्निंग हम क्या करते हैं, चीजों को रिलेट करते हैं, जैसे हम हिस्ट्री में करते हैं, इसमें क्रैमिंग आ जाती है बेसिकली। ठीक है, क्या आ जाती है, क्रैमिंग आती है। तो मैं बताती हूँ आपको क्या होता है ये एसोसिएटिव लर्निंग। लेट्स से कि इसमें ना दो वर्ड्स लिखे हैं, इनपुट और आउटपुट। मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। एक होता है इनपुट और एक होता है आपके पास आउटपुट। ठीक है, जब आप बहुत, आपने ये देखा होगा कि जब हम बहुत क्रैमिंग करते हैं, क्रैमिंग मतलब रट रहे हैं एक चीज को बार 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 बार, तो इनपुट अगर आप डबल लगा रहे हो तो उतना ही डबल आउटपुट आपको मिलने वाला है। ठीक है, और अगर आप इनपुट बहुत ही स्लो या कम लगा रहे हो, उतना ही आउटपुट स्लो मिलेगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट और आउटपुट, इनपुट इज योर हार्ड वर्क,
ठीक है, एंड आउटपुट इज योर रिजल्ट, मतलब आउटकम। तो आपको पता है जितना इंसान लर्न करके जाएगा उतना ही वो वहां पे लिख कर आएगा। अगर उसने वो चीज लर्न नहीं करी होगी तो वहां पे लिख कर नहीं आएगा, इसी को कहते हैं एसोसिएटिव लर्निंग। तभी यहाँ पर एक वर्ड्स लिखे हुए हैं कि आउटपुट ज्यादा है या कम है, वो सिमिलर होता है इनपुट की, जैसे रोट लर्निंग और मेमोरी। इज इट क्लियर कि ये क्या क्या बताया मैंने आपको? ठीक है। मैम एसोसिएटिव मतलब आपने वही बताया ना कि हमने जितना याद करा है फिर हम्म। जितना ही प्रोड्यूस करेंगे हाँ बिल्कुल और बिल्कुल सही बोला। हम ज्यादा आउटपुट यूज करेंगे। हाँ, पहले आपको ये पता है, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। पहले ना पेपर्स कैसे आते थे, आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी होगी। पहले आप जब पेपर देते थे, वो एक-एक लाइनर्स ऐसे क्वेश्चन्स होते थे कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट, या व्हाट इज़ दैट दिस, या एक्सप्लेन दिस, ऐसे करके। अब क्वेश्चन कैसे हम्म। आ रहे हैं इन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके लिए ना सिर्फ़ आपका रट्टाफिकेशन ज़रूरी नहीं है, आपकी पूरी अवेयरनेस उस टाइम पे, उस क्वेश्चन को एनालिसिस आपको आना चाहिए, है ना? एप्लीकेशन एनालिसिस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले हम एसोसिएटिव करते थे, रट के चले जाते थे, वही लिख कर आ जाते थे क्योंकि एग्ज़ैक्ट हमसे वही पूछा होता था। अब क्वेश्चन्स कुछ और आ रहे हैं। तो लेवल 1 स्टेट करता है कनेक्टिविटी वाली लर्निंग, कि आप चीज़ों को सिर्फ रिपीट कर करके, कनेक्ट कर करके लर्न कर रहे हो, जितना मेहनत करते हो उतना ज़्यादा आउटपुट निकल जाता है आपका, ठीक है। बट इन कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस क्या होता है ना, हायर ऑर्डर स्किल्स में आप लेके जाते हो, जैसे आप न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, है ना, अब बहुत अच्छे से हायर ऑर्डर स्किल्स में क्या करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो इनपुट को, ताकि आपका एक अच्छा इफेक्टिव आउटकम प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो ये होता है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। कॉग्निटिव का मतलब होता है टू नो समथिंग, किसी चीज के बारे में जानना है। कॉम्पिटेंस का मतलब मैंने आपको बताया मास्टरी या आपकी स्किल्स, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस में क्या होता है, आप कहीं ना कहीं हॉट्स वाले क्वेश्चंस आपके पास आते हैं ना, वो जो हायर ऑर्डर स्किल्स में आप ट्रांसफॉर्म कर पाते हो अपनी इनपुट को, ठीक है। जो भी आपने अंदर अपने प्रोग्रामिंग करी है, एज सपोज ह्यूमन बीइंग एक कंप्यूटर है, उसने जितना अपने ब्रेन में डाला है वो वही वही आउटपुट की तरह प्रोड्यूस कर पाएगा, है ना। तो वही लिखा हुआ है कि हायर ऑर्डर स्किल्स को ट्रांस कैसे कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म करके इनपुट को इन प्रोड्यूस इफेक्टिव आउटकम, ठीक है, जैसे रीजनिंग करके, कॉन्सेप्चुअल थॉट्स लगाकर। इसी को कहते हैं कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। इज इट क्लियर कि ये हायरार्कियल मॉडल क्या है? ठीक है। हाँ। नेक्स्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। ये इजी है बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको इसमें। अब एक 1 सेकेंड, कितने ज्वाइन किया है? अच्छा, कितने डिवाइस से ज्वाइन करते हो? मैंने डिवाइस चेंज किया फोन से पड़ी। अच्छा, फोन से पढ़ रहे थे। हाँ, क्या ये स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल जॉय पॉल गिलफिट ने जो बताया है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, तो ही प्रपोज अ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट ट्रेट्स, क्या इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स इन्होंने डिस्क्राइब करे इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स को 3 डायमेंशंस में। फर्स्ट वन इज ऑपरेशन, ठीक है, सेकेंड वन इज कॉन्टेंट, थर्ड वन इज प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको समझना बहुत ईजी है। लेट्स से आपने कोई लेट्स से आप क्या हो, एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हो, आपको एक फिल्म बनानी है, ठीक है। एक बहुत ईजी सा एग्जांपल है। आपको क्या करना है, एक फिल्म मेकिंग करना है, आप एक प्रोड्यूसर हो और डायरेक्टर हो, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब आप अपनी फिल्म्स में क्या यूज करोगे, रॉ मटेरियल्स, है ना, है ना, ऐसा होता है ना, हीरो होना चाहिए और आपका पूरा इवेंट होना चाहिए, वो सारे हमारे रॉ मटेरियल्स हो गए, दैट मीन्स योर कंटेंट, ठीक है। दिखाओगे क्या आप फिल्म में, रोमांटिक्स दिखाओगे, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ एक्शन मूवी बनाने वाले हो, या ऐसी कॉमेडी मूवी बनाने वाले हो, वो आपका रॉ मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। अब आप उसमें यूज क्या करोगे, मतलब आप एज एन रिस्पोंडेंट करोगे क्या, अपनी कॉग्निशन यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि इनको परफॉर्म करना, इन रॉ मटेरियल्स को परफॉर्म करना इस ऑपरेशन, क्या होता है, ये ऑपरेशन होता है, ठीक है। कि उसको किस तरीके से दिखाओगे, ठीक है, वो ऑपरेशन हो जाएगा। आप अपना यूज करोगे कॉग्निशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज करोगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज करोगे, या आपने कुछ मेमोरी में सोच रखा है, इस तरीके से यूज करके अपने रॉ मटेरियल्स को यूज करने वाले हो। एंड देन फिर पिक्चर को दिखाओगे कैसे, ऐसे दिखाओगे कि पहले पास्ट दिखा रहे हो, फिर उसका प्रेजेंट दिखा रहे हो, या फिर पास्ट को फ्यूचर से कनेक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, ऐसे मूवी दिखाने वाले हो। मतलब उसकी प्रोसेसिंग कैसे करोगे, क्या बोला मैंने उसका, आप उसको दिखाने के लिए प्रोसेसिंग कैसे करोगे, तो यही मैं अब आपको यहाँ बताती हूँ, सुनो। सबसे पहले आपके पास क्या आया, ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब व्हाट द रेस्पोंडेंट डज, कि जब सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम गिवन होगी, तो आप एज अ रेस्पोंडेंट करते क्या हो, आप क्या क्या यूज करते हो, 6 इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स। कितने ट्रेड्स, 6 ट्रेड्स। फर्स्ट इज कॉग्निशन, टू नो समथिंग इज कॉग्निशन, उस चीज के बारे में अगर आप जानते हो तो ये कॉग्निशन। मेमोरी रिकॉर्डिंग, मतलब मेमोरी में जो चीज आपने देख कर सेव करी है वो चीजें, या जो मेमोरी में ऑलरेडी सेव्ड है वो चीजें। या फिर आप डाइवर्जेंट सोच रहे हो, डाइवर्जेंट मतलब एक प्रॉब्लम का बहुत से सॉल्यूशंस, ऐसे सोच रहे हो, या फिर ऐसे सोच रहे हो कन्वर्जेंट तरीके से, एक प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन। या फिर इवैल्यूएट कर रहे हो एक एक चीज को, मतलब अच्छे से इवैल्यूएट कर करके बता रहे हो। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंटेंट भी तो यूज करोगे, ये तो हमने सोच लिया कि दिमाग लगाएंगे, इवैल्यूएट करेंगे, करेंगे क्या,
फिर क्या आ जाता है आपके पास, कंटेंट, मतलब मटेरियल कौन सा यूज करोगे किसी भी इंफॉर्मेशन को परफॉर्म करने में। मैं इस प्रॉब्लम को परफॉर्म कर, खुशी गेट क्लोज कर दे यार एक बार, कर दे, पूरा कर दे, बहुत शोर आ रहा है। कंटेंट इज नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, कि प्रॉब्लम को परफॉर्म करने के लिए आप वर्ड्स यूज करने वाले हो, ठीक है, लेटर्स, अल्फाबेट्स यूज करने वाले हो, क्या यूज करने वाले हो, इमेजेस यूज करोगे, ऑडिटरी यूज करोगे, सिंबल्स यूज करोगे, सिमेंटिक यूज करोगे, या बिहेवियरल। तो उसमें कितने ट्रेड्स होते हैं, 5 ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन विच इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस आर परफॉर्म एंड प्रोडक्शन। आप दिखाओगे कैसे उसको, प्रोसेस कैसे करोगे इन्फॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, जैसे यूनिट के फॉर्म में, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन के फॉर्म में। तो इसमें कितने ट्रेड्स होते हैं, 6 ट्रेड्स होते हैं। और टोटल कितने हो गए, 6 5 30 एंड 36 180। तो टोटल इसमें 180 सेल्स होते हैं, जो यहाँ मेंशन किया हुआ है कि देयर आर 180 सेल्स इन टोटल, ठीक है। और ये किसने प्रपोज करी थी, जॉय पॉल गिलफिट ने इन 1988 में, ठीक है। अब समझ में आ गया, बताओ पहले ये तीनों चीजें अच्छे से, हाँ। है ना। तो ये हमारा क्या है, जॉय पॉल गिलफिट का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा समझो कि मैंने सपोज आपको बोला, इसमें ये सारे, हाँ, क्या, मैम, हाँ हाँ बोलो। ये जो पीएमए में 7 है, ये हम्म, सातों के साथ हमें एक्सप्लेन करने होंगे क्या? हाँ यार वो एक्सप्लेन, हल्का हल्का एक्सप्लेन, लाइक वन लाइनर, अच्छा। ज्यादा तो है, अरे हमें वर्ड्स पे जाना है। तुम थोड़ा ना साइकोलॉजी को ना कैसे पढ़ा करो, उनके कीवर्ड से, क्योंकि अगर आपको कीवर्ड्स याद हो गए ना, दैट मीन्स पूरी साइकोलॉजी लर्न हो जानी है। जैसे अगर मैंने बोला वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, तो कहीं ना कहीं हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं मीनिंग को, कॉन्सेप्ट्स को। ऐसे ही वर्ड्स। न्यूमेरिकल वर्ड्स पे जाओ, जितना वर्ड्स पे जाओगे, जितना उसके कीवर्ड्स निकालोगे, हिंट्स निकालोगे, फ्लो चार्ट बनाओगे, मजा ही आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। थोड़ा ऐसे पढ़ के देखो एक बार। ओके। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसे भी कर लेते हैं, तो बहुत इजी सी है। हॉवर्ड गार्डनर ने प्रपोज किया था थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इन उनका मानना एक सिंपल सी थिंग थी, तभी तो उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस कभी भी एक सिंगल एंटिटी नहीं होगी। वाई, क्योंकि कभी भी एक तरीके से मेजर कर ही नहीं सकते कि आपके अंदर सिर्फ यही टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, बल्कि ये एग्जिस्ट करती है ना डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। इन्होंने कितने टाइप्स और बताए, 8 टाइप्स बताए। फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक। देखो लिंग्विस्टिक मतलब होता है लैंग्वेज। जब आप अच्छे से बहुत ही स्किलफुल अपनी लैंग्वेज का यूज कर रहे हो प्रोडक्शन पर्पस के लिए, यूज पर्पस के लिए, तो उसको लिंग्विस्टिक स्किल्स कहते हैं, ठीक है। आपने, ये ज्यादातर किस में होता है इसका स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट, पोएट्स, आपके राइटर्स, आपके जितने भी ऑथर्स होते हैं, जितने भी हमारे लेक्चरर्स होते हैं, जितने भी हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, उनके पास ही लिंग्विस्टिक स्किल्स होती है। तो कैसी स्किल है, विच इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। तो इट इज द कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली, कि आप लैंग्वेज को फ्लुएंटली फ्लेक्सिबल यूज कर रहे हो अपनी थिंकिंग, अपनी चीजों को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, तो वो लिंग्विस्टिक स्किल है। और इनको ज्यादातर क्या कहा जाता है, वर्ड स्मार्टनेस। क्या कहा जाता है, वर्ड स्मार्टनेस, क्योंकि वर्ड्स को बहुत अच्छे से यूज करने वाली एबिलिटी इनके पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉजिकल मैथमेटिकल। लॉजिकल मैथमेटिकल, लॉजिकल मैथमेटिकल का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मैथ से रिलेटेड न्यूमेरिकल एबिलिटी है। तो ये आप स्किल्स आपके पास होती है साइंटिफिक थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो वो लॉजिकल मैथमेटिकल होती है। तो वन कैन थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली, दे एंगेज इन abstract reasoning, manipulate symbols to solve mathematical problems। जैसे साइंटिस्ट हो गए, नोबेल प्राइज विनर्स हो गए, मैथमेटिशियंस हो गए, इसका स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट उन लोगों में ज्यादा एग्जिस्ट होता है पॉपुलर फिगर्स में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, स्पाशियल। अभी मैंने बताया था पैटर्न्स एंड फॉर्म्स। स्पाशियल, स्पाशियल एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें आप विजुअल इमेजेस और पैटर्न्स को, स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स, कि आप विजुअल इमेजेस और पैटर्न्स को फॉर्म कर रहे हो, वो स्पाशियल एबिलिटी होती है। इट रेफर्स टू द एबिलिटीज जिसमें आपका फॉर्मिंग, यूजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग मेंटल इमेजेस का बना हुआ है, ठीक है। तो वो क्या है हमारा, स्पाशियल एबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे पायलट्स हो गए, सेलर्स हो गए, स्कल्प्टर्स हो गए, डेकोरेटर्स हो गए, सर्जन्स हो गए, ठीक है। उनमें ज्यादातर ये एबिलिटी होती है। म्यूजिकल तो वही सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम एंड पैटर्न्स, कि आप रिदम्स पैटर्न्स को लेके बहुत सेंसिटिव हो। इट इज द कैपेसिटी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस एंड इन क्रिएटिंग न्यू पैटर्न्स ऑफ साउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक का मतलब यहाँ पे है, क्या आप अपने बॉडी को बहुत ही स्मूथली डिस्प्ले कर रहे हो, ठीक है। तो यूजिंग होल और पोर्शंस ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिवली। तो दिस कंसिस्ट ऑफ द यूज ऑफ होल बॉडी, कि अपने पूरी बॉडी को, अपने पूरे पोर्शंस को डिस्प्ले कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज कर रहे हो। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जैसे एथलीट्स हो गए ना, डांसर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, इनमें बहुत होता है ये। एक्टर्स आपने देखा होगा वो अपनी पूरी बॉडी को ना फ्लेक्सिबल मोड में यूज कर लेते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, जिम्नास्टिक्स हो गए, सर्जन्स हो गए, उनके अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है। नेक्स्ट इज इंटर, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में। देखो इंटर का मतलब होता है टू अदर्स, दैट मीन्स यू आर सेंसिटिव टू अदर्स, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल, एंड यू आर सेंसिटिव अबाउट वन सेल्फ, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल, ठीक है। इंटर मतलब टू अदर्स, इंट्रा मतलब ऑन।
तो जब आप अपनी फीलिंग्स खुद के लिए आपके अब जब ये देख रहे हो ना कि भाई दूसरे के इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, बिहेवियर क्या है, मोटिव क्या है, डिजायर क्या है, दैट मीन्स आप क्या डिस्क्राइब कर रहे हो, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अपनी, ठीक है, क्योंकि आप दूसरों की ज्यादा सोचते हो, ठीक है, और ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर्स इनमें होती है। वेयर इज इंट्रापर्सनल मतलब खुद के बारे में अवेयर होना, अपनी फीलिंग्स, अपने मोटिव्स, अपने डिजायर्स, ठीक है। तो ये एबिलिटीज के साथ आपकी बहुत फाइनर सेंसिबिलिटी होती है अपनी आइडेंटिटी, अपने एग्जिस्टेंस और अपने मीनिंग्स को लेकर, ठीक है। और ये वाला किसके अंदर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है, फिलोसोफर्स एंड स्पिरिचुअल लीडर्स। लास्ट बची है नेचुरलिस्टिक, नेचर से ही समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं, नेचर से रिलेटेड। तो ये सेंसिटिविटी है टू द फीचर्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, है ना। इट इन्वॉल्व कंप्लीट अवेयरनेस अपने रिलेशनशिप के, अपना रिलेशनशिप दूसरे नेचर वर्ल्ड के साथ क्या है, फ्लोरा फोना के बारे में आपको बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेशन होती है, आपको मतलब नॉलेज है आपकी रिलेटेड टू योर नेचर वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो हंटर्स, फार्मर्स, टूरिस्ट, जूलॉजिस्ट हमारे सब इनमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इनमें होती है, ठीक है। सो कंप्लीट हो जाती है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इज इट क्लियर? हाँ जी। ऑलराइट, नेक्स्ट करते हैं, फिर एक और करते हैं ट्रार्किक, फिर देखते हैं आगे करना, पास मॉडल भी कर ही लेंगे। ट्रार्किक थ्योरी, अब नाम है इसका ट्राई, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रायो बन रहा है, तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ ना फ्लो चार्ट, तो ये कहीं ना कहीं जो ट्रायर्किक थ्योरी है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 डायमेंशंस में। फर्स्ट इज आपका कॉम्पोनेंशियल, जिसको हम एनालिटिकल भी बोलते हैं। सेकंड ये आपका हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड इज एक्सपीरियंशियल, जिसे हम क्रिएटिव भी बोलते हैं। थर्ड इज कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्स्ट मतलब सिचुएशन, है ना, तो कहीं ना कोई कॉन्टेक्चुअल का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल, ठीक है। In a componential analytical intelligence, there are 3 types of subcomponents included. First is knowledge acquisition. Second one is meta component. Meta मतलब होता है planning. And last one is performance. ठीक है। In experiential intelligence, two types of nature of experiential intelligence is novelty. कुछ न्यू कर रहे हो आप, बना लो चाहे से, और second is automation. ऑटोमेशन मतलब इन्वेंट करना, ओरिजिनलिटी दिखाना। इन कॉन्टेक्चुअल, बाय नेचर ये आपकी बिजनेस सेंस एंड स्ट्रीट स्मार्टनेस को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और इसमें 3 चीजें होती है। फर्स्ट इज शेपिंग, कि ये कॉन्टेक्स्ट को शेप करता है, सेलेक्ट करता है, एंड लास्ट इज एडॉप्ट करता है, ठीक है। सो ये है आपका ट्रैक एक्चुअली, बना लो इसे। फर्स्ट इज नॉलेज कॉम्पोनेंट एनालिटिकल, सेकेंड इज ये, ठीक है, एंड थर्ड इज ये, ठीक है। फिर आगे क्या बताया मैंने कि इनके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ये वाला नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, बीटा कंपोनेंट इज परफॉर्मेंस कंपोनेंट। इनके ये 2 है, नोवेलिटी और ऑटोमेशन, ठीक है। इनके ये, इसमें इसको 3 चीजें, शेपिंग द एनवायरमेंट, सेलेक्टिंग द एनवायरमेंट एंड अडाप्टिंग द एनवायरमेंट, ठीक है। और इसमें बाय नेचर इसको बिजनेस सेंस और स्ट्रीट स्मार्टनेस कहा जाता है। क्लियर? कर रहे हो क्या, ड्रॉ कर रहे हो? थोड़ी सी कर कंफ्यूजिंग आई है यार। कर रखा है मैंने। क्या कर रखा है? हाँ, ये ड्रॉ कर रखा कर रखा है पहले से ही? मैम। हम्म हम्म मेरे हम्म। को मेरे को सेकंड वाला समझ में आया। कौन सा सेकंड वाला? ये एक्सपीरियंशियल हाँ हाँ बता रही हूँ, बता रही का। हूँ। हाँ हाँ एक एक करके बता रही हूँ, वेट। सुनो, पहली बात तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था इन 1985, और इन्होंने यहाँ पे कहा था कि ये आपकी एबिलिटी होती है टू अडॉप्ट, टू शेप एंड टू सेलेक्ट एनवायरमेंट, ताकि आपकी गोल्स कंप्लीट हो अपने ही सोसाइटी में रहकर। तो 3 यहाँ पे है, कॉम्पोनेंशियल, ठीक है, सेकेंड इज एक्सपीरियंशियल, एंड लास्ट वन इज कॉन्टेक्चुअल, ठीक है। समझो पहले कॉम्पोनेंशियल, कॉम्पोनेंशियल को हम एनालिटिकल भी कहते हैं। इसमें क्या है, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम, मतलब आप हर एक क्या कर रहे हो, अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हो ताकि आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाओ, ठीक है। जब आपके पास ये वाली
जितसी हैं दैट मीन्स आपके पास क्रिटिकल और साइंटिफिक सोचने की एबिलिटी है, ठीक है। आप इवन स्कूल्स वगैरह में जितने टॉपर्स हैं सबको देखोगे उनके पास एनालिटिकल इंटेलिजेंस होता है। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं कि पहले आप कोई भी नॉलेज को क्या करते हो, एक्वायर करते हो, ठीक है। एक्विजिशन कैसे होता है, इनकोडिंग करके, कंबाइनिंग करके, कंपेयरिंग करके, ठीक है। फिर क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, मेटा कंपोनेंट्स, वेट, क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। इन प्लानिंग आप कंट्रोल करते हो, मॉनिटर करते हो एंड इवैल्यूएट करते हो। तो इन विच इन्वॉल्व प्लानिंग, जिसमें आप व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, मतलब प्लानिंग इन्वॉल्व है इसमें, कंट्रोल कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो एंड फिर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हो इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हो। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंशियल, ठीक है। बात सुनो, एक्सपीरियंशियल क्या होता है। एक्सपीरियंशियल इज नोन एज क्रिएटिव इंटेलिजेंस। कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिव कर रहे हो। एक बात बताओ यार, जब आपके टर्म 1 में जो मार्क्स आए, ठीक है, वो आपने ऐसा यूज करे अपने पास्ट मार्क्स की तरह, ठीक है, कि पहले मेरे मार्क्स ये आए थे, और उसको आपने एज इन अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में रखा, ठीक है। और फिर क्या कर रहे हो, जब आपके प्री बोर्ड आ रहे हैं तो उसमें वो गलती नहीं दोहरा रहे हो, है ना, नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि प्री बोर्ड इज और न्यू प्रॉब्लम, और न्यू प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस जो आपने सोचा है। तो इसमें मैंने 2 चीज बताई थी, नोवालिटी एंड ऑटोमेशन। नोवालिटी कैसे कर रहे हो, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज कर रहे हो क्रिएटिवली ताकि नई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। इसमें आप क्रिएटिव परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करते हो। और मैंने बताया था ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है कि अलग अलग एक्सपीरियंसेस इकट्ठे किए और कुछ ऑडिशनल के साथ कुछ नई डिस्कवरी और नया इन्वेंशन किया, ठीक है। समझ में आया ये क्या है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। हाँ, चले आगे। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं अभी नहीं आ हेलो। रही। हाँ, बारी अब आ रही है, ठीक है। लास्ट बचा आ कौन। गया समझ। ओके। नेक्स्ट लास्ट है कॉन्टेक्चुअल, मतलब प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, मतलब कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना है। इस कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस इट इज द एबिलिटी टू डील विद एनवायरमेंटल डिमांड्स, की एनवायरमेंटल डिमांड्स के साथ कोप करना, डील करना, ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस। तो इस पर स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस सेंस वाली एबिलिटी होती है। आप इजिली अडाप्ट करते हो अपने प्रेजेंट एनवायरमेंट को, सेलेक्ट करते हो अपने फेवरेबल एनवायरमेंट को और अपने अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई करने की आपको नीड रहती है, बस, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर। अब हाँ। बात करा रही हूँ मैं पास मॉडल। ये भी बहुत इजी सा है पास मॉडल, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है इसमें। एज अ नेम सजेस्ट पास, मतलब पी फॉर प्लानिंग, ए फॉर अटेंशन अराउजल एंड डबल एस फॉर साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। तो ये 1994 में जेपी दास, जैक नेग्लेरी एंड किर्बे ने इसको प्रपोज किया था। और इन्होंने कहा कि ये हमारी 3 इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग होती है, ठीक है। तो इन 3 के थ्रू हम क्या कर पाते हैं, अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। इस नाम से क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में। तो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व द इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग, मतलब ये तीनों ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट है यार। कैसे, देखो सुनो, जब तक आपको कोई, मैं आपको अलर्ट नहीं करूंगी कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आपका अराउजल भी डेवलप नहीं होगा पढ़ने के लिए, है ना। तो अराउजल डेवलप होगा तो प्लानिंग होगी, प्लानिंग बनेगी तो कोई ना कोई प्रोसेस भी तो यूज होगा। आप साइमल्टेनियस भी कर सकते हो, सक्सेसिवली भी प्लान प्रोसेस कर सकते हो। तो वो होता है ये, इसलिए यही बोला हुआ है कि ये 3 इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की, जिसको हम फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल है, पता है आपकी बुक में डिस्क्राइब नहीं है बट ये ऐसा ही है, हमने जब पढ़ा था ये, तो इसमें यही बोला हुआ है कि अराउजल अटेंशन कोई ना कोई हमारे ब्रेन का पार्ट होता है। ब्रेन के पार्ट, क्योंकि आपको पता है ब्रेन ही पूरा फंक्शन कर रहा है एक ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, करवा रहा है एक तरीके से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन से। तो वही बात है कि जब आपका अराउजल अटेंशन डेवलप होता है तो कोई ना कोई ब्रेन में जो सिस्टम्स है वो वर्क करते हैं, ठीक है। एंड जब वो फंक्शन परफॉर्म करता है तो वैसा ही इफेक्ट आपकी पूरी बॉडी पे पड़ता है किसी एक पार्ट पे। तो जैसे लिखा हुआ है, यू कैन से लेफ्ट टेम्पोरल लोब परफॉर्म करता है रिटन वाली चीजों को, बट अगर वही डैमेज हो जाए तो आपकी वर्बल एबिलिटी पूरी खराब हो जाएगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंक्शनल यूनिट्स होते हैं ब्रेन के, जो हमारी ब्रेन के थ्रू परफॉर्म करते होते हैं, ठीक है। फिर सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अराउजल अटेंशन से। व्हाट डू मीन बाय अराउजल। देखो अराउजल बहुत बेसिक चीज होती है। हमारे बिहेवियर को अगर चार्ज अप करना है तो हमें अराउजल की जरूरत है, ठीक है। अराउजल ही हमें क्या करता है, किसी एक स्टिमुली के ऊपर अटेंशन पे करने में मदद करता है। अगर हमारा ऑप्टिपल, ऑप्टिमल क्या होता है भाई, मीडियम, मीडियम लेवल ऑफ अराउजल जो होता है, उसके थ्रू ही हम क्या कर पाते हैं, किसी एक रेलेवेंट प्रॉब्लम पर अटेंशन पे करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे टीचर ने बोल दिया कल टेस्ट है तो तुम क्या करोगे, मैंने बोल दिया सिर्फ चैप्टर 1 का टेस्ट है, तो आप चैप्टर 1 पे अपना अराउजल फोकस करोगे एंड पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो अराउजल तुम्हें फोर्स करेगा कि तुम फोकस करो उस अटेंशन, उस पर्टिकुलर चैप्टर पे। दैट इज कॉल्ड अराउजल अटेंशन। सेकंड इज साइमल्टेनियस सक्सेसिव। देखो सुनो, साइमल्टेनियस का मतलब ही क्या होता है, एक साथ टुगेदर, है ना। तो जब हम अनसीन पैसेज पढ़ते हैं क्या करते हैं, उसमें सारा पूरा पढ़कर
उसको कॉम्प्रीहेंड करते हैं ना, तो वही लिखा हुआ है। तो व्हेन यू परसीव द रिलेशंस, जब हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में रिलेशंस बना लेते हैं, उनको इंटीग्रेट कर देते हैं ना मीनिंगफुल पैटर्न, ताकि हम इजिली उसको कॉम्प्रीहेंड करें, दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। जैसे आपने आरएसपीएम टेस्ट किया होगा, है ना? किया था आरपीएम टेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में? नहीं। नहीं किया? वो कुछ इस तरीके का नहीं। टेस्ट होता है जिसमें आपके पास बहुत सारी फिगर्स होती है। मेरे पास अभी है तो मैं दिखा देती हूँ। आरएसपीएम टेस्ट ना, अभी नहीं, मैंने डिलीट अभी जस्ट किया डिलीट, दिन में ही बहुत सारा फिल हो रखा था इसमें। हाँ, तो वो कुछ इस तरीके का टेस्ट होता है। मैं आपको एक और दिखाती हूँ, रुको। जैसे ये हम देख लेते हैं, इधर कोई भी, जैसे मैंने कुछ फिगर या फिगर वाला क्वेश्चन, हाँ ये रहा क्वेश्चन क्या। तो जैसे मेरे पास ये स्टेटमेंट है, ठीक है, तो उस स्टेटमेंट के लिए मैंने कोई एक सेलेक्ट करना है। इसको कहते हैं हम सारे के सारे एमसीक्यूज वाले या ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, रीजनिंग वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा। तो हम इसको कह रहे हैं कि पहले कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, सिंगर है, स्विमर है, इंजीनियर्स है, तीनों ही अलग अलग चीज है यार, तीनों में से किसी का भी रिलेशन नहीं हो सकता। हाँ, बट ये कह सकते हैं कि जितने सिंगर्स है वो स्विमर्स भी हो सकते हैं, वो इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे से कॉम्बाइन में है, मतलब कहीं ना कहीं कनेक्टिव है, दोनों तीनों के तीनों एक दूसरे से। तो हम सेकंड ऑप्शन पे टिक लगाते हैं। यही कहते हैं हम आरएसपीएम में भी, कि आपके पास डिजाइन प्रेजेंट होता है, एक पार्ट रिमूव होता है, उसमें से कोई बेस्ट पार्ट आपको सेलेक्ट करना होता है और पूरे टेस्ट को कंप्लीट करना होता है। ऐसे बहुत से होते हैं, लेवल्स में होते हैं अलग अलग, ठीक है। सक्सेसिव क्या होता है कि मैंने सबसे पहले क्या पढ़ा था आपको, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फिर पढ़ाया मैंने असेसमेंट, असेसमेंट के बाद मैंने क्या पढ़ाया, बहुत ऐसे सीक्वेंस में पढ़ाया ना, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव। एक के बाद एक चीजों को रिकॉल करना इज सक्सेसिव। प्लानिंग, प्लानिंग तो पता है ना, प्लानिंग बनाते हो अपने टारगेट तक पहुंचने के, इफेक्टिव बेस तक पहुंचने के लिए। अगर प्लान काम नहीं करता तो मॉडिफाई करते हो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्लानिंग। अब लास्ट आपको एक चीज समझने की जरूरत है इसके अंदर, CAS, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। इन कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम दास एंड निगलवी ने बैटरी बनाई थी। व्हाट यू मीन बाय बैटरी? बैटरी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जिसमें बहुत सारे टेस्ट, सब टेस्ट इंक्लूड होते हैं, इंक्लूड्स सब टेस्ट, ठीक है। ऐसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, तो ये सारी पूरी एक बैटरी बन गई। तो ये टेस्ट क्यों थे? पहले तो ये 5 to 18 ईयर्स के लिए थे, और ये टेस्ट क्या मेजर करते थे, आपकी कॉग्निटिव डेफिशिएंट, आपकी नॉन वर्बल और वर्बल, सॉरी नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से आपको मेजर करते थे, ठीक है। सो ये कंप्लीट हो जाता है पास मॉडल। सो इसी के साथ हमारी सारी थ्योरीज कंप्लीट। समझ में आया अच्छे से? हाँ। चलो बढ़िया है फिर वो क्या बोलते हैं, बोलो बोलो क्या बोल रहे हो। मेरे को लगा मेरी आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आ रही थी, बीच बीच में ही ब्रेक हुई, वरना तो आ ही रही थी। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, यहाँ तक जितना किया ना उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, बताओ इसका आंसर। एक सेकेंड। क्रिटिकल थिंकिंग। एक सेकेंड। हम्म। सेकेंड एंड फोर्थ डी ऑप्शन। हाँ देखो, क्रिटिकल थिंकिंग, मैनिपुलेशन, लॉजिकल, एंड लास्ट क्या बोला आपने? इंट्रापर्सनल। हाँ, क्योंकि ऑन फीलिंग्स पे ओन बेस्ड है ना। फीलिंग। करेक्ट, डी। अब जैसे इसमें क्वेश्चन ये वाला है, 4 मार्क्स में ना, ये तो हमने कर लिया था, तो ये पास मॉडल है। तो पास मॉडल ऐसे बनेगा। इंटेलिजेंस ना, हाँ हाँ बोलो। अगर इंटेलिजेंस का डेफिनेशन पूछता है तो वही वाले लिखेंगे ना जो उसमें दिया हुआ है, डोमेन्स वाले में दिया हुआ है। हाँ, वो एग्रीगेट लिख ऑफ, सकते हैं, वो लिख सकते मतलब हैं। अंडरस्टैंड वेल एंड। देखो पहली बात तो ये 4 मार्क्स का है ना। तो मैं तो यही बोलूंगी कि आपको सिर्फ वही नहीं लिखनी है, ठीक है, आपको एक दो डेफिनेशंस और लिखनी है। बट सबसे बढ़िया है डेविड वेशलर की, उसको अगर आप मेंशन करके लिख के आओगे ना कि अकॉर्डिंग टू डेविड वेशलर, ये डेविड वेशलर सेइंग, ऐसे करके, तो वो ज्यादा इफेक्टिव लगेगी। और फिर एक दो वो एग्जाम्पल। ग्लोबल कैपेसिटी वाला डेविड वेक्सलर का ही है ना? हाँ 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 बिल्कुल, सेम से ही कही थी उन्होंने। हाँ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट,
ये तो टू फैक्टर वाला है ना, हम्म हाउ डिड द चार्ल्स टू फैक्टर ऑफ जिसमें वो बोला था जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं, हाँ और जनरल फैक्टर हमारी प्राइमरी एबिलिटीज होती हैं, और स्पेसिफिक फैक्टर मतलब हम किसी एक स्पेसिफिक चीज पे अच्छे होते हैं, इंक्लूडिंग द प्राइमरी एबिलिटीज। करेक्ट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। स्पिरिचुअल लीडर, मैम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कौन सा इंटेलिजेंस था? याद करो, गार्डनर ने दिया था। स्पिरिचुअल में होता क्या है, अपने एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ, इंट्रापर्सनल। करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये बताओ। एक एक वर्ड से उठा के क्वेश्चन देते हैं। मैं यही सोच के लास्ट वाले छोड़ देती हूँ एग्जांपल्स। नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं करना है। एग्जाम्पल्स नहीं है वो हमारे ये है कि वो एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है एज एन स्टेट करके, बट वो पता है क्या है कि कौन स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है, वो लिखा हुआ है उसमें। अच्छा, हाई एबिलिटी थिंक एनालिटिकली, रॉबर्ट स्टर्न बुक से कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। हम्म, ठीक है। पूरी थियरी एक्सप्लेन करनी है ना, हम्म, मतलब पूरी करनी है, सिर्फ कॉम्पोनेंशियल नहीं, कॉम्पोनेंशियल करनी है? विच टाइप ऑफ पूरी इंटेलिजेंस कर जस्ट, नहीं 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 नहीं, सिर्फ कॉम्पोनेंशियल। okay. पहले इन्होंने पूछा है विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, फिर उसके बाद उसको ही एक्सप्लेन करो बस। ये बताओ थर्ड। रीता ये वांट्स तो टू। पास्ट मॉडल है। हाँ, पास मॉडल, बिकॉज प्लानिंग इज इन स्टेज है ना इसके हाँ, अंदर। हाँ करेक्ट, आगे देखते हैं। आगे अब हमारा, एक मिनट, इंटरप्ले ऑफ नेचर, नेचर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी मैं ये। और आगे ये देखो, एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन, ये वाला कराऊंगी अभी जब मैं कराऊंगी। ये ऊपर वाला देखो। मैम ये 6 मार्क का है, तो हम हाँ, एक तो ये लिखेंगे कि एक स्ट्रक्चरल होता है, एक स्ट्रक्चरल नहीं होता है। नहीं, नॉट तो एट ऑल। देखो मतलब ये, अगर डिफरेंस हमें लिखना होगा तो, क्योंकि 6 पॉइंट्स क्या क्या लिखेंगे, मतलब एक पॉइंट में तो हम थियरीज लिख देंगे कि इसके ये थियरीज होते हैं, इसके ये थियरीज होते हैं, एक में डेफिनेशन लिख देंगे एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज वाला, और उसका 6 पॉइंट कैसे लिखेंगे? 6 कहाँ से मेरे में लिखना है बच्चे, ध्यान से तो पढ़ो। 6 मार्क का पूछे, अच्छा 4 थियोरीज, अच्छा मतलब ये 2 मार्क का में लिखना होगा। हाँ, ओके, 2 + 4। और ये देखो ना, 3 3 पॉइंट्स ने मेंशन तो किया है। हाँ 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 बस हाँ। फिर इसको लर्न करो। 4 थ्योरीज को इसको कैसे बताओगे। इसको मैक्सिमम 2 और 3 मार्क में ही पूछेगा ना इसका हाँ डिफरेंस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थ्योरीज बताओ साइकोमेट्रिक। साइकोमेट्री की वो यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, एंड इंटेलेक्चुअल थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो कुछ भी नहीं था, क्वेश्चंस बहुत इजी आ रखे हैं। बस थोड़ा सा तुम्हें ध्यान करना है कि कहाँ मुझे। ये बताओ, तभी तो मैं स्ट्रेस दे रही थी एक एक लाइन पे, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अगर मैं स्ट्रेस नहीं दूंगी ना एक एक लाइन पे, तो वो समझ तो देखो, समझना इज बहुत इजी, बट समझ कर उसे एप्लीकेशन मोड में लाना इज डिफिकल्ट पार्ट है सी इज टू आर इज फॉल्स। ना। बिकॉज दिस थ्योरी हो गया, वरना ये भी सही होता। अब देखो, एक्सप्लेन द टर्म असेसमेंट, हमने असेसमेंट कर लिया। ये इंटेलिजेंस अभी कराऊंगी, ये वाला क्वेश्चन आगे, ठीक है। और ये देखो, ये वाला 22 बताओ। पहला तो इंटरपर्सनल होगा, बिकॉज ही अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एंड मोटिव्स ऑफ अदर पर्सन। करेक्ट, सेकंड विल बी नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक था, हाँ करेक्ट। नेचुरलिस्टिक होगा क्योंकि वो फ्लोरा और फौना को रिकग्नाइज करता है, उनकी ब्यूटी, उनको उनकी ब्यूटीज को करता है। हो गया from the- मतलब इन्हीं दो को एक्सप्लेन करना है, हो तो गया। पढ़ो, आगे पढ़ो।
explain any two other types of intelligence that Mohit may not be possessing. हो सकता है कि वो क्या बोलते हैं कोई भी दो बताओ। न्यूमेरिकल, नहीं, कोई भी तो बता दो। गार्डनर से ही बताओ ना, जब गार्डनर के ऊपर एक्सप्लेन है तो। गार्डनर थ्योरी लिखा तो है लॉजिकल मैथमेटिकल, लॉजिकल मैथमेटिकल जिसमें उसके पास एबिलिटी नहीं होगी लॉजिकली सोचने की या फिर समझने की, शायद इसीलिए वो कैसी भी फीलिंग समझ सकता होगा। और स्पेशियल, ठीक है, मतलब कोई भी बोल सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट एक्सप्लेनेशन नीडेड है। ठीक है, समझ में, क्वेश्चन पूरा रीड करना है। ठीक है, फर्स्ट मिस्टेक इज कि भाई क्वेश्चन पूरा रीड नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। ओके ठीक है, सो ये कंप्लीट हो जाता है। फिर अब मिलते हैं आपके साथ हम नेक्स्ट क्लास में और करेंगे आगे कंटिन्यू। ठीक है, मतलब कल करेंगे। हाँ ठीक है, ज्यादा तो रहनी, 2 क्लास में तो खत्म हो जाएगा ये अब। देखते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको यहाँ पे ये देनी है कि हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है विच इज़ फ्रॉम 20 दिसंबर। आप उसमें एनरोल कर सकते हो। आपने मेरा टीचिंग मेथड भी देखा कि भाई मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ। एंड प्लस हम ना साथ में लास्ट में क्वेश्चन ज़रूर करना पसंद करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने से क्या होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल और बढ़ता है। ठीक है, प्लस हमें समझ में बहुत अच्छे से आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा एक मास्टरी कोर्स है, मास्टरी क्रैश कोर्स, जिसमें हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। साइकोलॉजी फ्रॉम माय साइड कि मैं लूँगी, प्रीति दिस साइड तो मैं ही लूँगी साइकोलॉजी। एंड पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के लिए हमारे पास सम अदर सर इज़ अवेलेबल, सो हम उनके साथ करवाएंगे। एंड ये 20 जैन टू 20 फैब है, आप इसको एनरोल कर सकते हो और बहुत ही मिनिमल प्राइसेस में है। आप टाइमिंग यहाँ मैंने शेयर की है, 9:30 टू 10:30 मेरी टाइमिंग रहेगी, मतलब इवनिंग सेशन रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एंड फी भी हमने मेंशन करी है, इफ़ ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, फिर इसके बाद तो बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा। और मुझे लगता है ये बहुत पीक टाइम है, क्विक रिवीजन की सबको ज़रूरत है, तो प्लीज़ गाइज डू एनरोल नाउ एंड एस योर रिजल्ट्स। ठीक है, एंड मेरे साथ आप जुड़ो और लर्न करो साइकोलॉजी, बहुत मज़ा आने वाला है, ट्रस्ट मी। और इसमें आपके टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल एंड लाइव क्लासेस तीनों चीज़ें इंक्लूडेड है, और टेस्ट भी होंगे टाइम पे और मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एंड जैसा मेरी वीडियो में आप देख रहे थे पीडीएफ वगैरह, मैं आपको ये एज इट इज़ आपको सेंड कर दिया करूँगी। ठीक है, फ्लो चार्ट्स वगैरह हम क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, बहुत क्लैरिफिकेशन आएगा। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छा टाइम है प्रिपरेशन करने का। जल्दी से एनरोल करो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।